मित्रों, मौजूदा समय मानो कन्फ्लिक्ट का समय हो चला है। कितने ही वर्ग हमें एक दूसरे के आमने सामने खड़े प्रतीत होते हैं। मन में इच्छा जगती है कि काश कि ये एक साथ बहते होते तो हमारा देश कितना मजबूत हो रहा होता। हम कहाँ से चलकर कहाँ नहीं पहुँच चुके होते। इस सोच के पीछे, इस बिखराव के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, पर एक बड़ी वजह हमें लगती है कि चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया है। वास्तव में चीज़ें वैसी हैं या नहीं हैं ये एक दूसरी बात है, पर जिस तरह से चीज़ों को हमने खंड खंड करके देखना शुरू किया है तो वहाँ पर चीज़ें एक दूसरे की विपरीत हमें मालूम पड़ती हैं। पर हमारी जो भारतीय चिंतन की परंपरा रही है वहाँ पर ऐसा नहीं था। चीज़ों को समग्रता में हमेशा से देखा जाता रहा है और इसीलिए हमारे यहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद में ख़ास तरह का एकात्म है। तो क्या जिस तरह से हमने यहाँ पर चीज़ों को देखना, परिभाषित करना शुरू कर दिया है, तो क्या वास्तव में वो स्थिति वैसी ही है? क्या शुरू से हम ऐसे ही हैं जैसा कि हमने अपने आप को मानना शुरू कर दिया है? तो इसके ऊपर एक बहुत गंभीर तरह से विचार विमर्श की आवश्यकता है। ये चीज़ बहुत सारे आयामों के अंदर देखी जा सकती है, पर एक बहुत बड़ा आयाम हमारे जीवन का है जाति व्यवस्था। हमारे यहाँ पर जिस तरह से हमने जातियों को एक दूसरे का विरोधी मानना शुरू कर दिया है, हमारे यहाँ पर खेमे बंदियाँ लगभग तय हो चुकी हैं, कहीं पर हम साझे हितों को लेकर आगे बढ़ते नहीं दिख रहे। तो क्या वास्तव में ऐसा था? हमारी करीब पिछले 5000 साल की एक साझी संस्कृति रही है कि अगर हम एक दूसरे के इतना ही विपरीत हो रहे होते, क्या सच में हम इतना चल पाते, बढ़ पाते? या फिर हमारी इस मान्यता में कहीं ना कहीं खोट है, उसे फिर से ठीक करने की, उसे फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो इस विषय में एक ख़ास तरह का अध्ययन है अमन वशिष्ठ जी का। आप रोहतक से हैं, वैसे फिज़िक्स पढ़ाते हैं, पर हमारे आसपास के ऐसे बहुत सारे पहलू जिनका हमारे जीवन से, जीवन के अर्थ से, उसके मूल्यों से, सामाजिक सरोकारों से, इतिहास से और समसामयिक चेतना से संबंध है, उसके ऊपर वो विचारते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि इस विषय पर वो अपनी तरफ से कुछ रोशनी डालें। आदरणीय विकास भाई ने विचार करने के लिए कुछ बिंदु लिख भेजे हैं और उन बिंदुओं पर एक एक करके हम कुछ विचार करने का प्रयत्न करेंगे। भारतीय समाज और इतिहास को समझने का कोई एक सूत्र या एक फार्मूला नहीं है, इस बात से हम सभी वाकिफ़ हैं। हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि हम में से ऐसा सोचने विचारने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका भारतीय इतिहास या संस्कृति को लेकर कोई एक सेट विचार ना हो। करीब करीब हम सभी का कोई ना कोई सेट विचार, कोई ना कोई सेट ओपिनियन है, और कभी कभी वो सेट ओपिनियन इतना ज़्यादा तयशुदा भी हो जाता है कि बात करना लगभग असंभव सा भी दिखता है। इन सब कठिनाइयों के बीच भारतीय समाज और उसके दो बुनियादी अवयव सामाजिक संरचना के दो बुनियादी अवयव हैं धर्म और जाति। इन दोनों में से भी आज हम जाति पर विचार करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। अगर हम अकादमिक ढंग से देखें तो भारत में जाति को समझने के लिए दर्जनों विद्वानों ने और कितनी ही धाराओं ने अलग अलग ढंग से काम किया है। कुछ एक के मैं मोटा मोटी तौर पर नाम गिनाऊं। उदाहरण के लिए यदि हम भारतीय दर्शन के, भारतीय संस्कृति के विद्यार्थी के रूप में भारत के भूतकाल को समझना चाहें तो वो कौन से सोर्सेज होंगे, कौन से स्रोत होंगे जिनके पास हमें जाना पड़ेगा। उनमें सबसे बड़ा तो है संस्कृत, पाली और प्राकृत का स्रोत, शास्त्रीय स्रोत संस्कृत, प्राकृत और पाली के, जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, संस्कृति के बारे में पता चलता है। दूसरा है फिर लोक का पूरा एक सोर्स। उसमें कहावतें हैं, उसमें कहानियाँ हैं, उसमें मुहावरे हैं, उसमें लोक की अपनी परंपराएं हैं, तीज त्यौहार हैं, लोक गाथाएं हैं, कथाओं से अलग लोक गाथाएं भी हैं। तो
ये एक दूसरा तरीका है भारतीय संस्कृति को समझने का। फिर कुछ नए तरीके आए, ख़ास तौर पर ब्रिटिश शासन आने के बाद जब पश्चिमी विचार जगत से हमारा कुछ क्लोज नाता बना, तो फिर कुछ नए अध्ययन के तरीके भी आए। उसमें भी बहुत सारी धाराएं हैं। जैसे एक धारा तो जाति को समझने की खुद भारत में काम करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ही विकसित की। जैसे बहुत बड़ा नाम है उसमें H.H. रिजले, जो भारत के अंदर जाति सर्वेक्षण के से संबंधित एक बड़े अधिकारी थे। उन्होंने जाति से संबंधित अपनी रिपोर्ट्स को छापा और वो आज भी विद्यार्थियों के काम आती हैं। ऐसे ही हमारे पंजाब में, हरियाणा में डेंजिल इबेटसन, और इसके अलावा भी अलग अलग अधिकारी दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में अपने अपने ढंग से ट्राइब्स को, कास्ट्स को समझने की कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद पश्चिम से जो और प्रणालियां आ रही थी उसमें मार्क्सवाद की एक धारा है। भारत में ही पश्चिम के संपर्क से विकसित हुई फुले, अंबेडकर और पेरियार की धारा है। सबाल्टर्न स्टडीज़ की धारा है जिसमें रणजीत गुहा ने काम किया। रणजीत गुहा ने, जो एक तरह से हम कहें कि उस विचार प्रणाली के सबसे वयोवृद्ध विद्वान रहे रणजीत गुहा अब भी। और इसके अतिरिक्त जो मुझे ध्यान आती है फिर वो है समाजशास्त्र की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने वाली धाराएं, जिनमें कुछ बड़े नाम अगर मैं जितना ध्यान कर पाता हूँ अभी लुई दूमो का, M.N. श्रीनिवास का, एंद्रे बेतील का, अभी जिनका अवसान हुआ गेलॉम्वे का, एक ये पूरी की पूरी धारा है। और भी बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर, लेकिन नामों की लंबी सूची में अभी न जाते हुए ये पूरा एक खाका खींचने की ज़रूरत इसलिए समझी ताकि हमें ये पता लग जाए कि भारत में जाति को समझने की कोई एक धारा नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा फिर इनके साथ साथ गांधी जी की भी एक पूरी परंपरा काम कर रही थी, जिसे फिर आगे धर्मपाल ने आगे बढ़ाया। उसमें जाति को समझने में एक विशेष ध्यान जो रखना चाहिए, एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि अब जिस ढंग से हम जाति को समझते हैं वो समझ कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरीज पर आधारित है, संवैधानिक कोटियों पर आधारित है। जैसे जब हम संवैधानिक कोटियों, जनरल कैटेगरी, बैकवर्ड कैटेगरी या शेड्यूल्ड कम्युनिटीज़, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पिछले 60-70 वर्ष में अधिक प्रचलन में आई हुई कोटियाँ हैं। क्योंकि अंग्रेज़ या उनसे बहुत पहले, उदाहरण दूं मैं, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि आज से 400 वर्ष पहले अमुक जाति किस कोटि में गिनी जाती थी, तो ये सब कोटियाँ, ये सब कैटेगरीज तो थी नहीं। फिर वो कौन सी कैटेगरीज थी? तो कहा जाता है कि वो कैटेगरी वर्ण थी जिसमें जातियों को प्लेस किया जाता था। वर्ण को लेकर एक बड़ी बहस भारत के अंदर रही है और अलग अलग विद्वानों ने उस पर कार्य किया है। और इसमें अभी के लिए फ़िलहाल यही कह देना उपयुक्त होगा कि वर्ण के अंदर बहुत मोबिलिटी रही है और कुछ विद्वानों ने काम भी किया है, जिसमें मुझे कला कौशल जी का नाम ध्यान आ रहा है। उन्होंने पुस्तक लिखी, वर्ण बदलता है, छोटी सी पुस्तिका है, और उसमें ये उन्होंने प्रदर्शित किया कि किस तरह से भारत के अंदर अलग अलग जातियाँ एक वर्ण से दूसरे वर्ण में और दूसरे वर्ण से पहले वर्ण में क्रॉस शिफ्टिंग उनकी होती रही है। यानी वर्ण कोई स्थिर फ्रेम नहीं था, कोई स्टैटिक फ्रेम नहीं था। हम जानते हैं कि संस्कृत स्रोत में भी जो हमें गीता शास्त्र प्राप्त होता है वहाँ पर गुण कर्म विभागशः शब्द आया है, गुण और कर्मों के आधार पर। और हम ये भी जानते हैं कि बाद में आगे चल करके ये कोई गुण कर्म के आधार पर नहीं रह गया, वो बहुत हद तक वो जो चीज़ है वो जन्म के आधार पर तय होने लगी। और उसके बाद फिर बहुत तीव्र उसका प्रतिरोध भी आरंभ हुआ, जिसमें फुले, अंबेडकर और पेरियार की धारा ने अपने ढंग से कार्य किया। अब अगर हम दृष्टियों की बात करें तो भारत के अंदर हज़ारों बिरादरियां हैं, हज़ारों जातियां हैं, और अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हम कौन से विज़न से उसे अप्रोच कर रहे हैं। उसमें जहाँ तक एक विद्यार्थी के रूप में मैं देख पाता हूँ वो ये है कि दो अप्रोचेज़ हैं बड़ी, और वो हमारी वृत्तियों पर भी आधारित हैं। एक अप्रोच तो वो है जिसका विकास जी ने अपने प्रश्न में, अपनी बात में उल्लेख किया कि कॉन्फ्लिक्ट की एक धारा है। वो ये देखती है कि भारत का इतिहास संघर्षों का, आपसी टकरावों का इतिहास है।
उस पर पिछले 100-150 वर्ष में बहुत बात हुई है, बहुत लंबी बात हुई है, बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया है। और एक दूसरी धारा है, वो ये कहती है कि आखिर ये देश 5000 वर्ष तक जो टिका रहा, इसमें जो इतनी अद्भुत निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये सिर्फ कोई पोएटिक ढंग से, काव्यात्मक ढंग से कहने की चीज़ नहीं है। इसमें सचमुच एक एलिमेंट ऑफ ट्रूथ भी है। और वो एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, वो सत्य का तत्व यह है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो हस्ती, वो आइडेंटिटी, वो सार तत्व क्या है जो नहीं मिटता। और अगला प्रश्न ये आएगा कि वो किस कारण नहीं मिटता। उसके बहुत सारे कारणों में एक पक्ष है सामाजिक पक्ष, और उस सामाजिक पक्ष का भी एक भीतरी पक्ष है जाति। मेरा मानना यह है कि जब इतनी सारी बिरादरियां एक भूखंड में, और भारत कोई छोटा देश तो है नहीं, और जब वो 4-5 हज़ार वर्ष तक इकट्ठी रहती हैं ज्ञात इतिहास में, तो उनमें आपसी इंटरैक्शंस भी होते हैं। और वो इंटरैक्शंस कई बार कॉन्फ्लिक्ट का भी रूप लेते हैं, और वो इंटरैक्शंस, वो आपसी आदान प्रदान कई दफ़े सांस्कृतिक लेन देन का भी रूप लेते हैं। मेरी मान्यता है कि जो दूसरा पक्ष है भारत में, वो दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और पिछले 100-150 वर्ष में उस पर पर्याप्त बात नहीं हो पाई है। और पिछले कुछ वर्षों में हालांकि चर्चा आरंभ हुई है, उसमें बहुत सारे विद्वानों ने कार्य करने की कोशिश की है। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हिंदी के निबंधकार कुबेर नाथ राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और फिर धर्मपाल जी की एक पूरी धारा है, और फिर उससे भी आगे रविंद्र शर्मा गुरु जी की एक धारा है, जिस पर बहुत सारे विद्वान अभी भी कार्य कर रहे हैं। इस दूसरी धारा को समझने में कुछ पश्चिम के विद्वानों ने भी हमारी मदद की है। इसमें एक पुस्तक का नाम मैं उल्लेख करना चाहूँगा। निकोलस डर्क्स की एक पुस्तक है, कास्ट्स ऑफ माइंड। निकोलस डर्क्स अपनी पुस्तक में ये बड़े सुंदर ढंग से प्रतिपादित करते हैं, उनके और दूसरे शोध पत्र भी हैं, कि भारत में जब औपनिवेशिक शासन प्रणाली आती है, कॉलोनियल रूल आता है, तो भारत में जाति व्यवस्था की जो गतिशीलता है, जो उसका एक मूल स्वरूप है, उसमें एक खास तरह का ठहराव, एक खास तरह का ऑसिफिकेशन, मान लीजिए कि वो चीज़ जड़ीभूत हो जाती, फिर उसमें वो डायनामिज्म, वो गतिशीलता नहीं रह जाती। और उसको समझने की जो कोटियां हैं, जो कैटेगरीज हैं, जो बाद में चल करके कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट हुई, वो भी नए ढंग से विकसित हो जाती हैं। तो इस पूरे कार्य को फिर आगे बढ़ाया पद्मनाभ समरेंद्र ने। उनका एक शोध पत्र है कॉलोनियल सेंसस एंड द बर्थ ऑफ कास्ट, इस तरह का नाम करके। उसमें भी उन्होंने यही प्रदर्शित किया कि जो जाति सर्वेक्षण ब्रिटिश शासकों ने शुरू किए, उसके बाद फिर जाति का स्वरूप वह नहीं रह गया जो पहले भारत में था, और आज जो हमें दिखाई पड़ता है वो तो बिल्कुल ही कुछ अलग स्वरूप है। तो इस सारी चर्चा को अगर हम अब समेट लें, तो इतने सारे दृष्टियां, इतने सारे नाम हमारे पास आ गए, इसमें से बहुत सारे भी छूट भी गए हैं। तो हम अपनी दृष्टि को यहाँ एक बार लाने का प्रयास करें कि जिस देश ने इतने सुंदर स्थापत्य में अवदान दिए, इतने सुंदर किले हैं हमारे भारत में, इतने सुंदर मंदिर हैं, इतनी सुंदर मस्जिदें हैं, इतने सुंदर गिरजाघर हैं, ये सारा जो स्थापत्य का काम हो रहा था, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, और भी तरह तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर तरह तरह के महल हैं, तो ये कार्य कौन कर रहा था? शिल्पकार कर रहे थे। तो क्या बिना रचनात्मक स्वतंत्रता के, बिना किसी क्रिएटिव फ्रीडम के ये काम हो सकता है? एक ऐसा समाज जो लगातार टकरावों में उलझा हुआ हो, क्या सौंदर्य शास्त्रीय लिहाज से, ईस्थेटिक सेंस के लिहाज से इतने सुंदर कार्यों को प्रोड्यूस कर सकता है? और अभी हम ट्राइब्स की तो बात नहीं कर रहे, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, आदिवासियों का पूरा एक समाज है। लेकिन अभी हम 1 मिनट के लिए जाति पर बात करते हुए एक बारगी उसको थोड़ा सा अलग रख दें, उस पर एक अलग से चर्चा की आवश्यकता होगी अगर हम बात करना चाहें तो।
तो ये जो पूरा भारतीय समाज है, इस पूरे भारतीय समाज में जो सुंदर तत्व हैं, स्थापत्य के हों, दर्शन के हों, कला के हों, काव्य के हों, संगीत के हों, ये सब पक्ष प्रोड्यूस कौन कर रहा है? पूरा समाज प्रोड्यूस कर रहा है। अगर किसी समाज में लगातार तनाव रहे तो ये प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इस पूरे प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि पूरे समाज में गहरा विराम भी हो, अवकाश हो। यहाँ विराम और अवकाश का अर्थ इंटेलेक्चुअल स्पेस से है। एक बौद्धिक अवकाश है आपके पास, एक स्थान है, एक स्पेस है आपके पास। उस अवकाश का अर्थ खालीपन नहीं है, उस अवकाश का अर्थ वैक्यूम नहीं है। ये सब स्थान इस भारतीय समाज में जो प्रोड्यूस हुआ वो पिछले 100-150 वर्ष में बहुत सिकुड़ गया, सिमट गया। और उस सिकुड़ने और सिमटने की हद इस हद तक है अब कि हम कभी सोच ही नहीं पाते कि भारत में कोई ऐसा दौर भी रहा होगा। इसमें एक बात का और हम जिक्र कर लें। संसार में जहां जहां भी चुनावी राजनीति आती है, इलेक्शन आता है, जिसे हम इलेक्शन बाय वोट कहते हैं, उस पर जब शोध हुए तो एक ये पक्ष भी निकल करके सामने आया कि जहां जहां भी इस तरह की चुनावी प्रक्रियाओं का विकास होता है पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो भारत हो, वहाँ अस्मिताओं के संघर्ष बढ़ जाते हैं। वहाँ पर आइडेंटिटीज़ के टकराव होने लगते हैं। वो कैसे होने लगते हैं वो एक लंबी प्रक्रिया है, उस पर अलग से बात की जा सकती है। लेकिन अभी इतना समझ लेना आवश्यक होगा कि उस पूरी चुनावी राजनीति का एक पहलू ये भी है कि वो समूहों को आमने सामने खड़ा करता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका के चुनाव आप देखें हाल ही के, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर समूह आमने सामने खड़े हैं। रूस में क्या हुआ? दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में। तो भारत में फिर समूह कौन से हैं? भारत में धार्मिक समूह हैं या जातीय समूह हैं? और जातीय समूह फिर जब आमने सामने खड़े होंगे तो क्या परिणाम होंगे? वो परिणाम मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है, वो परिणाम हम सभी अच्छे से जानते हैं। अब इस पूरी चर्चा में, क्योंकि बहुत लंबा समय अभी नहीं लिया जा सकता, इस पूरी चर्चा में समअप करते हुए दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना आवश्यक है और मैं उदाहरण देकर के वो बात कहने की कोशिश करूँगा। हमारे समय के एक बड़े विद्वान धर्मपाल जी ने एक किताब लिखी, द ब्यूटीफुल ट्री। उसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने बहुत सुंदर अध्ययन प्रस्तुत किया। धर्मपाल ने ब्रिटिश काल के बहुत सारे दस्तावेज़ों का सूक्ष्म अध्ययन किया और वहाँ से वो कुछ आंकड़े निकाल कर लाए। और वो आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो हमारी रटी रटाई समझ के साथ मैच नहीं करते। जैसे उन्होंने कुछ दक्षिण भारत के बारे में ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जो बच्चे पाठशालाओं में पढ़ रहे थे, और हम जानते हैं उस समय की पाठशालाएं आजकल के स्कूल्स जैसी नहीं होती थी, वो मंदिर के साथ अटैच होती थीं या अपने गांव की एक स्वतंत्र पाठशाला होती थी, और मदरसे भी। उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में, जिन्हें हम आज बैकवर्ड कम्युनिटीज़ या अनुसूचित जातियां कहते हैं, उनके बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उनकी संख्या 50% से भी ऊपर पड़ती है। अब ये बात हमारी भारत की भूतकाल की उस समझ से बहुत अलग है जो हम आम तौर पर सुनते हैं कि भारत में भेदमूलकता बहुत ज़्यादा रही है, खासतौर पर पढ़ाई के क्षेत्र में। इसमें एक दूसरी बात भी जोड़ लेते हैं। ज्ञान केवल सूचनात्मक नहीं होता, ज्ञान का एक कला पक्ष भी होता है। भारत में जो इतने दुर्ग बन रहे हैं, एक से एक सुंदर मंदिर बन रहे हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट्स के ऊपर है, भारत में एक से एक सुंदर बावड़ियां बन रही हैं, हस्तशिल्प का काम है, आभूषणों का काम है, कारीगरी का काम है, ये पूरा कला का ज्ञान शिल्पकार समूहों के पास है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसफर हो रहा है? अगर एक व्यक्ति को साधारण साइकिल की मरम्मत करनी भी सीखनी हो तो उसे एक गुरु शिष्य परंपरा के भीतर जाना पड़ता है, किसी जानकार के पास रह करके सीखना पड़ता है।
तो ये जो इतना विशाल ज्ञान है कलाओं का, इसका ट्रांसफर जिस शिक्षण पद्धति से हो रहा है, उस ट्रांसफर में एक खास तरह की डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को हम कैसे कैच कर सकते हैं? उस डाइवर्सिटी को हम समझ सकते हैं इस आधार पर कि भारतीय समाज में बहुत कुछ शुभ भी था, बहुत कुछ पॉजिटिव भी था, जिसकी वजह से ये सब संभव हो पा रहा था। और दूसरी बात जो हमें यहां पर समझनी है वो ये है कि इस सारी चर्चा का अभीष्ट ये नहीं है कि भारत में जो पदानुक्रम बने, उस पर एक लंबी बातचीत अलग से हो सकती है। फ्रांस के एक बड़े समाजशास्त्री लुई दूमो ने एक पुस्तक लिखी है होमो हायरार्किकस, जो जाति को समझने वाले लोगों में बड़ी पॉपुलर है। वो तो बात ही, अपनी किताब का टाइटल ही ये दे रहे हैं, हायरार्किकस। हायरार्की जैसे एक सीढ़ी खड़ी होती है, उसमें कुछ पद ऊपर हैं, कुछ पायदान ऊपर हैं और कुछ नीचे है, एक पदानुक्रम है, एक हायरार्की है। उन्होंने कहा कि भारत का समाज तो बना ही हायरार्की से है, उसमें तो कोई समानता ही नहीं दिखती, कोई इक्वालिटी ही नहीं दिखती। उनका मानना था कि इक्वालिटी तो पश्चिम से ज़्यादा संबंधित है और हायरार्की यहाँ ज़्यादा दिखती है। तो जो आलोचना हुई और जिसमें ये बड़ी आलोचना रही कि भारत में जाति व्यवस्था के भीतर जो टकराव हुए और पदानुक्रम जो बन गए, क्या हम उस पर कोई बात ना करें? निश्चित रूप से उस पर बात तो की जानी चाहिए और बात की ही जा रही है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि दोनों बातों को युगपत सिमल्टेनियसली रखकर देखना आवश्यक होगा, वरना हमारी पूरी समझ ऐंठ जाएगी। हमारी पूरी समझ जैसे रस्सी ट्विस्ट हो जाती है, ऐंठ दी जाती है, तो ऐंठी हुई रस्सी जैसी हमारी समझ न हो जाए, हमारी समझ के भीतर एक तरलता बनी रहे। उस तरलता के लिए यह आवश्यक है कि हम भारतीय समाज के शुभ पक्ष का भी संधान करें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इन सब पक्षों पर बाकी मित्र अपनी अपनी राय रखेंगे, अपने अपने ढंग से इस बातचीत में दूसरे पक्ष भी जोड़ेंगे। ये बात पूरी होना तो दूर की बात है, ठीक से अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो मैं ये मानता हूँ कि बाकी मित्र इसमें अपने अपने हिस्सों को जोड़ेंगे और फिर ये बात और आगे बढ़ेगी। आभार। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति अमन वशिष्ठ जी के साथ। अमन वशिष्ठ जी रोहतक से हैं। उन्होंने हमारे विशेष अनुरोध पर ये वीडियो अपनी तरफ से भेजा है। आप भी अगर चाहते हैं कि अमन वशिष्ठ जी से कुछ और विषयों पर जानकारी ली जाए, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए अपना संदेश भेज सकते हैं। ईमेल का पता है thequestkurukshetra@gmail.com। तो अगली कड़ी तक के लिए यहाँ पर दीजिएगा हमें अनुमति और लगातार बने रहिएगा द क्वेस्ट के कार्यक्रमों के साथ।